ठीक है, ठीक है। तो कल हमने क्या देखा था, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाय ए। इसका डायमेंशन भी निकाला था हमने M18 में। क्या होता है, M1 L-1 P, ठीक है। तो ये कुछ डालता हमने प्रेशर। और मैंने ये भी बताया था प्रेशर ज़्यादातर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रेशराइज्ड चीज को कहते हैं। मैटर बताया था मैंने, दो टाइप के मैटर है, कौन से, सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड है ना तरल पदार्थ, फ्लूइड से होते हैं तरल। सॉलिड तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, घन से घन है। और फ्लूइड को फिर से कौन से डिवाइड किया था हमने, दो पार्ट्स में, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। गैसेस को गैस ही कहते हैं और लिक्विड को क्या कहते हैं, द्रव, ठीक है। ये है द्रव। ये दो पैटर्न में हमने डिवाइड कर दिया। अभी इसमें भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो लिक्विड में किस प्रकार का प्रेशर होता है और गैसेस में किस प्रकार का प्रेशर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स, प्रेशर इन लिक्विड्स, प्रेशर इन, ये एक्चुअली पहला रहेगा, प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड समझने के लिए एक सिंपल सी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। एक स्लोप है, एक स्मूथ स्लोप है, आप अपने बेंच डेस्क बेंच का भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोज करो। एक सिंपल स्लोप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने शहद लिया, ये पूरा प्लेन है, सीढ़ियाँ नहीं है, प्लेन है। प्लेन स्लोप है ऐसा, इसके ऊपर मैंने शहद डाल दिया, तो स्पीड बहुत स्लो होंगी इसकी, ठीक है। नीचे आ गई, वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया, वाटर, और ये है हनी, ठीक है। तो हनी डाल दिया तो धीरे 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 आएगा, वाटर रैपिडली आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी का इफेक्ट करता है। इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, घनता जिसे कहते हैं, घनता, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कम है, तो ये कह सकते हैं कि डेंसिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। उसके साथ क्या नीचे ला रहा है इसे, क्या नीचे ला रहा है, आपको नीचे कौन खींचता है, बस इसके साथ साथ क्या नीचे आ रहा है, ग्रेविटी एक फैक्टर है, यहाँ पे भी होंगे। और कहाँ तक जाओगे आप नीचे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाना है, तो कहाँ तक जा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ग्राउंड फ्लोर तक, यानी हाइट भी है एक पैरामीटर। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। एक शहद की बॉटल हमने छोड़ दी नीचे स्लोप पे, तो वहां से यहाँ जाने तक एक हाइट रहेगी, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो धीरे 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 आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ
उसको ग्रेविटी भी खींचेगी, अगर ग्रेविटी नहीं खींचती तो वहीं पे वही रह जाएगा। ठीक, तो ये तीनों पैरामीटर एक में के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और इन तीनों को ही कभी भी किसी चीज को ढकल के नीचे लेके जा रहे हैं या ढकल के पुल करके ऊपर ला रहे हैं तो क्या मिलता है हमें? फोर्स, और एक एरिया पे जा रहा है वो पर यूनिट एरिया होता है। तो ये चीज क्या है हमारी, समझ में आया? इजी कंसेप्ट है इसका, बहुत ही नीचे जा रहा है मीन्स एक एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और खींचा जा रहा है, ऊपर ढकलना या नीचे खींचना, तो ये फोर्स से ही करोगे ना। तो इसको एक फोर्स लगेगा कुछ एरिया के ऊपर, जितने एरिया में पानी फैला है, ये बराबर होता है इसके डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट के बराबर। तो F बाय A इक्वल टू रो जी एच बी होता है। समझ में आ गया? और ये चीज क्या है प्रेशर। अभी ये प्रूफ भी करके देख सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, इसी को यही है ना फोर्स। अरे एम ए मास इंटू ग्रेविटी, कट कर देंगे, ये कट कर दो, ये कट कर दो, तो प्रेशर का और एक यूनिट बनता है हमारा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक यूनिट हो सकता है, इसको ही हम लोग रिप्रेजेंट करते तो यही निकलता है, तो नो नीड टू वरी। इसको केजी का 1 मीटर -1 सेकंड -2। ठीक है, अभी ये भी यही होता है कि ये देखेंगे अब लोग मैच करता है कि नहीं, यानी आपका क्वेश्चन माइंड से निकल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डेंसिटी, डेंसिटी घनता क्या होती है? एक मास कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, एक मास कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, ये उसकी क्या होती है? डेंसिटी होती है, घनता होती है। ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरा दिमाग में बैठा है तो ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार सुन चुके हैं। और हाइट मीटर, मीटर 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 क्यूब कैंसल, क्या है आंसर? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। किसका यूनिट है ये? इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू m1 L -1 E -1। आगे जाके वहां हम लोग फिर से प्रेशर लिक्विड में क्या होता है? रो जी एच। इतना बनाने का एक ही मतलब है कि अगर लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, तो लिक्विड है, लिक्विड पता है, तो उसका क्या होता है? प्रेशर रो जी एच। समझा कि क्या होता है? नहीं समझा? समझ गए ना? नहीं? अरे कुछ तो एक्सप्रेशन दो, हाँ ना, समझ गए? वो प्रूव करने के लिए निकाला है मैंने, बाकी इतना ही है आपको। प्रेशर इक्वल टू लिक्विड में रो जी एच होता है, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट, बस। इसके बाद मेन आता है पास्कल लॉ। पास्कल ने क्या लॉ बनाया था? क्या हुआ? कुछ नहीं करता, ठीक है, पास्कल लॉ। ठीक है, इधर आ गया। पास्कल लॉ क्या कहता है?
ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैंने क्या बताया था, लिक्विड है, लिक्विड प्रेशराइज हो सकता है, ये अंडर प्रेशर लिक्विड को रख सकते हैं, जैसे पिचकारी में भर के रखते हैं ना, तो जब तक हम पिचकारी फोर्सफुली बाहर नहीं फेंकते तब तक लिक्विड नीचे नहीं आता, ठीक है। तो लिक्विड को हम प्रेशराइज कर सकते हैं, इसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। कॉम्प्रेस करना यानी कॉम्प्रेस करना यानी सिंपल, ये जो चीज है ना, क्या बोला था, ये क्या है, इसको बढ़ाना, कॉम्प्रेस करना, इसको बढ़ाना यानी क्या होता है, कॉम्प्रेस करना होता है, बस एक ही चीज याद रखना। तो ये सिर्फ हम लोग गैस में कर सकते हैं, ये सिर्फ हम गैस में कर सकते हैं, ठीक है। बट लिक्विड में हम लोग ये नहीं कर सकते, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो कॉम्प्रेस नहीं हो पाता, कॉम्प्रेस नहीं होता लिक्विड। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? दो चीजें, एक तो प्रेशराइज करना है या फिर कॉम्प्रेस करना, दो चीजें याद रखो। प्रेशराइज करना है सीधा पिचकारी में पानी भर के रखा, ये प्रेशराइजेशन होता है। जब तक पिचकारी को फोर्सफुली हम लोग स्ट्राइक नहीं करते वो दूर तक नहीं जाता, यानी हम उसे प्रेशराइज करके रख सकते हैं। अंडर प्रेशर हो यानी कि आप टेंशन में हो, अंडर प्रेशर में मैंने टेंशन में हो, ऐसे नहीं कर देते, ठीक है। और कॉम्प्रेस करने की बात यह है कि हमारे पास इतना एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट इतना है, ठीक है, इतने में से पूरी हवा ले ली हमने और एक छोटे से गैस टैंक में भर दिया, तो ये कर सकते हैं हम लोग। इतनी जितनी एक हवा है यहाँ की एनवायरनमेंट की, ये लेके इसे छोटा करके हम लोग एक गैस टैंक में भी भर के रख सकते हैं। जो हमारा जो साइकिल में हवा भर के देता है, साइकिल या गाड़ी में, वो यही काम करता है, एनवायरनमेंट की हवा लेता है, छोटे बनाता है और गैस टैंक में भर के रखता है। तो वो कॉम्प्रेस फॉर्म में होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इसलिए फोर्सफुल एनर्जी किसमें भरता है, हमारे गाड़ी के टायर में। अगर नॉब ओपन करके रखोगे और हवा जाएगी तो टायर फटेगा क्या, साइकिल का नॉब ओपन करके रखा आपने टायर का, ठीक है, और छोड़ दिया एनवायरनमेंट में, तो हवा जाएगी उसके अंदर, खुलेगा क्या टायर, नहीं खुलेगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, कॉम्प्रेस एयर चाहिए। तो बस इतनी ही याद रखना कि गैसेस जो होते कॉम्प्रेस करके आता है और लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसे प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा डिफरेंस? अभी गैसेस कॉम्प्रेस होती है, ये प्रेशराइज होती है, ठीक है। तो ये दोनों में यही ज्यादा फर्क है। इसकी डेंसिटी चेंज सिंपल है, गैस की डेंसिटी चेंज करते आती है अपने को, इसलिए वो कॉम्प्रेस होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी नहीं चेंज होती, इसलिए उसे प्रेशराइज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि हम लोग लिक्विड को प्रेशराइज कॉम्प्रेस कर सकते हैं क्या, तो नहीं, सीधा सीधा नहीं है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, जितनी है उतनी देगा। यानी अभी एयर की डेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड जैसे वाटर है, 1000 है तो 1000 ही रहेगी, 1000 है तो 1000 ही रहेगी। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो लिक्विड की डेंसिटी आपको 1000 ही मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ फ्रेश वाटर और सी वाटर में डिफरेंस आता है, फ्रेश वाटर में 980 तक आता है, सी वाटर में और बढ़ जाता है 10-25 तक, बट वो जनरली हम लोग 1000 ही लेते हैं, 1000। पर गैसेस का ऐसा नहीं है, नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर 1 देता है तो कंप्रेस करने के बाद वो 5 बार 10 बार, पावर प्लांट में जाते तो 170 बार, इतने प्रेशर पे रहता है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी चेंज रहती है। तो ये है कि कंप्रेस करना और प्रेशराइज करना, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हमने एक बर्तन में पानी डाल के रखा, एक बर्तन में पानी डाल के रखा, तो उस पर कोई प्रेशराइज होगा क्या कुछ? ये बर्तन है, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया, तो इसका कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक छोटा सा बॉल लेता हूँ, उसमें फेंक मारता हूँ, तो क्या होगा?
ये बाहर छलकेगा, बाहर छलकेगा ना पानी, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल को अगर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं, पास्कल यही कहता है किसी पार्टिकल को हवा में है और डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं, ये F1, F2, F3, F4, F5 कितना भी हो, तो ये तो मैंने अभी 5 ही निकाले, लेकिन हर एक डायरेक्शन से 360 डिग्री से उसे फोर्सेस लगते होंगे, ठीक है। तो ये जब फोर्सेस लगते हैं तो उसका समेशन सीधा 0 हो जाता है, और ये जो पार्टिकल है ये जैसा का वैसा ही रहता है। सभी फोर्सेस क्या कर देते हैं, एक को बैलेंस करते हैं, यानी ये फोर्स जो है ये छोड़ दो मिनट के लिए, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अगर एक उधर से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है, दोनों टकरा है तो एक जगह रुक जाओगे, नहीं तो ऑपोजिट में गिर जाओगे, रुकोगे या फिर गिरोगे, एक को आर पार क्रॉस करके जा सकते हो क्या, नहीं। ऐसे अगर 4 लोग एक साथ आए, इधर से भी आए और इधर से भी आए, तो रुक जाएंगे या फिर टकरा के वहीं पे गिर जाएंगे। तो इस पार्टिकल का जो बीच में है उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता, और यही रीजन है कि आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदे, इनका शेप क्या होता है, टोटल स्फेरिकल होता है। आपने वाटर जब नल चालू करते हैं ना, बंद करने के बाद जो बूंद गिरती है टप से, वो देखना, अगर हाइट से है तो आपको दिख जाएगा कि वो कंप्लीट स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि हर साइड से लगने वाला फोर्सेस, उसको एयर के फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, तो हर साइड से लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, एक में को बैलेंस करते हैं, और इसकी वजह से इसका शेप स्फेरिकल होता है। समझ में? तो जो बूंद है, पानी की गिरने वाली बूंद, वो कौन से शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की। किस लिए, किस वजह से, किसको, ऑल डायरेक्शन के फोर्सेस इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, यही पास्कल कहता है। पर यहाँ पे अगर रखा है स्टेबल वाटर में तो उसका कुछ नहीं हो सकता, और यही फंडा हमने हर जगह पे यूज किया, प्रेशराइजेशन का और कंप्रेशन का, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, और फोर्सेस आर इक्विवेलेंट, इतना ही पास्कल लॉ कहता है। ऑल फोर्सेस आर इक्विवेलेंट ऑन अ पार्टिकल, तो एक में को बैलेंस करते हैं। तो आपको इतने फॉर्मूले पे तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा फैक्चुअल क्वेश्चन कि क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये आता था कि गिरियारोहक क्या होते हैं, गिरियारोहक जो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, माउंटेनियर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कम हो जाता है तो क्या बढ़ता है वहां पर, ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से वो सांस नहीं ले पाता, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ऊपर तक है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसको सांस लेने की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जो स्काई डाइविंग वाले हैं, स्काई डाइविंग यानी जो प्लेन होते हैं, प्लेन वहां से कूदते हैं। एक स्काई डाइविंग होती है, स्कूबा डाइविंग होती है पानी के अंदर, और एक पैराग्लाइडिंग भी होती है, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग का कंसेप्ट एक ही है। हम लोग कहाँ जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, प्लेन से ऊपर से कूदते हैं, तो आप डायरेक्ट नीचे नहीं जाते हो, सीधा 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 नीचे नहीं आओगे, क्योंकि तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऊपर में प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से आप बहुत देर तक हवा में ही रहते हो, वही उसका अचीवमेंट है कि क्या करना है उसमें। जैसे हमने एरोप्लेन में गए, ठीक है, यहां से कूदे नीचे, नीचे कूदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं हम लोग, यानी आप
अगर हम लोग तो गए नहीं, लेकिन आप जब मूवीज वगैरह में देखोगे तो वो ऐसे हो जाते हैं। अब अगर ऐसे हो गए तो नीचे वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर देखेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रेशर ऊपर फेंक देगा ना, तो उसकी वजह से हम बहुत देर तक हवा में रहते हैं। बट हमारा एक मेन पैरामीटर है, वो है ग्रेविटी। ये क्या कर देता है, हमेशा हमें नीचे खींचने की कोशिश करता है, पर उतना रैपिडली हम लोग नीचे नहीं आते जितना रैपिडली आना चाहिए। 9.8 की स्पीड से हम नीचे नहीं आते, हम लोग बहुत धीरे 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 नीचे आते हैं। हाफ यहाँ पे जब प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जब प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तब हमें ग्रेविटी रैपिडली खींचती है। तो इसी वजह से हम लोग जब वायुमंडल में जब नॉर्मल प्रेशर पे आते हम पैराशूट ऑन कर देते हैं। ऐसा समझा क्या बोला मैंने? लेयर बाय लेयर प्रेशर बढ़ते रहता है, ठीक है। एक लेयर के बाद यानी एक किलोमीटर ऊपर के बाद हमारा और प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर और बढ़ेगा, ठीक। तो बढ़ते रहता है। अर्थ जब तक है तब तक, अर्थ का एनवायरमेंट जब तक है तब तक प्रेशर बढ़ते रहेगा ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे। तो गिरियर है जो माउंटेनियर, ऊपर चढ़ते हो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए लेके जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ऐसी कंडीशन नहीं, उसे सांस लेना नहीं होता क्योंकि प्रेशर बहुत हेवी रहता है, हवाएं बहुत फास्ट चलती है, इसलिए वो ऑक्सीजन का मास्क लगा के ऑक्सीजन लेता है ताकि उसे हार्ट अटैक ना हो, हार्ट फेल्यूर ना हो उसका, ठीक है, लंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो लेके जाते हैं। बट अगर जैसे जैसे वहां से हम लोग कूदे पहाड़ी से, ठीक है, तो मास्क लगा के ही रहते हैं, कूद गए नीचे आ रहे तो ऊपर में हमें एयर बैलेंस करती है, तो वो प्रेशर की वजह से बैलेंस करती है हमें, और ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं। जब अर्थ क्रस्ट के ऐसे लेवल पे आ गए, एक बात याद रखना, जैसे वो प्लेन से कूदता है सडन पैराशूट ऑन नहीं कर देता, जैसे प्लेन से कूदता है तो पैराशूट ऑन नहीं करता। क्यों नहीं करता हूँ? ठीक है, प्रेशर कंट्रोल में कब आता है? वो जब अर्थ क्रस्ट के क्लोज आता है। अगर वो ऊपर ही पैराशूट ऑन कर देगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नीचे आए, समझ में आए? उसकी कोई गारंटी नहीं, गारंटी तो हम कभी ना कभी तो आएगा, कुछ ना कुछ लीक होगा या कुछ प्रॉब्लम होंगी, बट उसको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उस डेस्टिनेशन पे वो पहुंच नहीं पाएगा। यानी हो सकता है कि वो इंडिया में खुद और पाकिस्तान पहुंच जाए, चांसेस है अगर वो वही के वही पेन ऑन कर देता है, क्योंकि तब एयर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, जितना प्रेशर उन लोगों बहा के लेके जाए। इसलिए जब हम अंडर प्रेशर में आते हैं हमारे पृथ्वी के, तभी वो पैराशूट ऑन करके हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें, ठीक है। तो गिरियारोहण वो भी लेके जाते हैं। उसके बाद ऊपर जब जाते हैं तब हमारे नाक से खून भी बहने लगता है, उसके लिए ही ऑक्सीजन का मास्क लेके जाते हैं। क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, जो चीज़ से तकलीफ होती है तब हमारी बॉडी से वो चीज़ें बाहर फेंकना चालू कर देते हैं, ठीक है। इसके ये दो, हाँ, और एक लास्ट है खाना बनाना। आप अगर जैसे पहाड़ी एरिया में गए होंगे कभी, जम्मू कश्मीर या फिर कोई भी बड़ा एरिया पहाड़ी वाला, पहाड़ी एरिया पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तब उन्हें खाना बनाने में तकलीफ होती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो आंधी तूफान चलेंगे, खाना बनाने में तकलीफ होगी। इसलिए मैक्सिमम जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो प्रेशर कुकर का ही यूज़ करते हैं, उसी में खाना बनता है, नहीं तो खाना पकता ही नहीं उनका जब तक प्रेशर कुकर में नहीं बना, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर बढ़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए भी प्रेशर कुकर का यूज़ पहाड़ी एरिया में ज़्यादा यूज होता है। अपने आप को कैसे भी पका लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वहाँ पर उनको प्रेशर कुकर ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है क्योंकि खाना पकता ही नहीं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर था। नहीं, अभी ये फर्क समझ गया कंप्रेसर और कंप्रेशन और प्रेशराइजेशन का क्या है? कंप्रेशन और प्रेशराइजेशन का फर्क समझ गया। नेक्स्ट है इसमें
बॉयंसी फोर्सेस, बॉयंट भी कहा था, बॉयंट उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स, उत्प्लावन बॉयंट। और यही चीज है कि आप स्विमिंग कर पाते हो। ये जो है ना बॉयंट फोर्स, यही चीज है कि आप स्विमिंग कर पाते हो। अगर ये निकाल दो उससे तो पानी में डूब जाओगे। हम इसकी वजह से नहीं तैर पाते, हम इसकी वजह से तैर पाते, ठीक। उत्प्लावन बल, अगर क्वेश्चन आए कि स्विमिंग किस वजह से कर पाते हैं हम लोग, तो ये है बॉयंट फोर्स। तो क्या होता है, दो चीजें हैं, एक है वाटर और एक है एयर, ठीक है। एक है वाटर, एक है एयर। अभी 1 किलो का पत्थर हम पहली मंजिल से नीचे फेंकते हैं, ठीक है, पहली मंजिल से नीचे फेंकते हैं। समझ लो 10 फीट की मंजिल है हमारे पास, इधर देखिए, ठीक है। ये ऐसा टैंक है हमारे पास, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये वाटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। सिचुएशन समझ गई? ये वाटर है और स्विमिंग पूल में वो रहते हैं ना, जहाँ से डाइव मारते हैं, रहते हैं स्विमिंग पूल में ऐसा, ये हीरो कूदता है यहाँ से, ऐसा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा सिचुएशन है, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है। अभी मैंने एक पत्थर यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा है 2 सेकंड, 2 सेकंड लगे। यहाँ से मैंने फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया। क्या यहाँ से नीचे जाने में भी इसको 2 ही सेकंड लगेंगे? क्या होगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? यहाँ पे समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा, समझ लो 10 सेकंड लगेगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो इसने रोक दिया, इसने क्या कर दिया, इसके स्पीड को रोक दिया। ये रोक रहा है यानी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है अपर डायरेक्शन में, किसी चीज को रोक रहा है, ठीक है, यानी अपोजिट कर रहा होगा ना, इसलिए समय ज्यादा लगता है। इसमें कोई अपोज करने वाला था क्या, था, इसीलिए तो 2 सेकंड लगे। इसमें क्या था, बीच में क्या है, वाटर के अंदर या पानी के अंदर जो फोर्स अपोज करता है हमें, उसे क्या कहते हैं, समझ में आए, ठीक है। और यही चीज होती है कि एक मग्गा ले लो, मग्गा है लकड़े का टुकड़ा ले लो, लकड़े का टुकड़ा, ये यहां से फेंको यहां तक, आने का समय छोड़ दो, यहां तक वो डायरेक्टली आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो तैरने लगेगा। यहां से यहां तक आया, हवा में क्यों नहीं तैर रहा था वो, हवा में तैर क्यों नहीं रहा था? एक लकड़े का टुकड़ा ले लिया हमने, तो वो 10 सेकंड लो, 5 सेकंड लो, 20 सेकंड लो, कितना भी सेकंड लो, ये इसी वजह से मैंने क्या बताया था, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो कहाँ रहता है, हमेशा नीचे में। अरे
वाटर और ऑयल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक मग्गे में वाटर लो, उसमें ऑयल डालो, तो ऑयल हमेशा ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। अरे ऑयल की डेंसिटी कम है ना। पेट्रोल पंप पे जाओ, कोई भी पेट्रोल भराने के लिए, वहां पे देखना ऑयल की डेंसिटी कितनी है। और वाटर की कितनी है? तो ऑब्वियसली ये डेंसिटी इतनी है, हम समझ लो ये 800 है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने ये ले लिया, क्या ले लिया, एक वुडन ब्लॉक ले लिया। वुडन ब्लॉक की भी डेंसिटी ऐसी ही रहती है, वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कम रहती है। वही अगर लोहे का ले लिया रहता तो डूब जाता था, वो लोहे का रहता तो डूब जाता था। वुडन ब्लॉक की डेंसिटी भी ऐसी ही रहती है, इसलिए वो तैरता है। समझ में आया? और वाटर की तो आपको पता ही है, तो ये इसको अपोजिट करेगा। समझ में आया? तो ये फर्क होता है कि ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। समझ में आपको कि डेंसिटी की वजह से हर एक चीज क्या रहती है? ऊपर रहती है। डेंसिटी की वजह से हर एक चीज ऊपर रहती है। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट ध्यान रखो। लकड़ा इसलिए ही तैरता है, लोहे की चीज नीचे डूब जाती है, ठीक है। तो इसे अपोज कोई करता होगा, इसलिए ऊपर तैरता है। इसे जो अपोज करता है वो होता है ये हमारा बॉयंट फोर्स। अभी सिंपल सी एक बात, अगर हम लोग पानी के नीचे जाते हैं तो कहां तक नीचे जा पाओगे आप? पानी के नीचे समझ लो गहराई बहुत ज्यादा है। मरीन टंच नाम सुने? मराइन टंच, सबसे बड़ा पीक कौन सा है ऊपर में? पृथ्वी तल से सबसे बड़ी जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट नाम सुना है किसने? ठीक है, तो ये पृथ्वी से सबसे ऊपर वाली जगह है, 8,310 किलोमीटर वाली, ठीक है। वैसे ही पृथ्वी से सबसे नीचे वाली जगह है उसे कहा जाता है मरीन टंच। ये कहा है? समुद्र में है, ठीक है। तो वो 11,000 किलोमीटर पानी के नीचे है। तो अगर हमें वहां पे जाना है तो गए और कूदे तो नीचे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या कर देता है? हमें ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो ज्यादा गहराई में इंसान अच्छे से तैर सकता है एज कंपेयर टू लेस गहराई। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में है? ठीक है। और एक लेवल ऐसी आएगी कि आप इसके नीचे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना फोर्स हमें बाहर फेंकता है आउटसाइड में, नहीं तो नहीं है हमारे लाइफ, तो ऊपर ही फेंकते रहता है। तो इसीलिए स्विमिंग पूल में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा गहराई पार नहीं कर सकते, हम लोग ऊपर ही तैरते हैं, ठीक है। किस वजह से? समझ में है? तो बायन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमें क्या करता है? अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, और इसकी वजह से हम लोग तैरते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? उसके साथ साथ हमारे बॉडी में 70% पानी भी होता है, तो ये पानी और ये पानी को बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए डूबने के चांसेस पानी में इंसान के कम होते हैं। हाँ, एक बहुत नौसिखिया है जिसने कोई मेहनत ही नहीं की, अरे मैं तो डूब रहा हूँ, ऐसा ऐसा करते गए, अगर थोड़े से भी उसने हाथ पैर चलाए तो वो उस जगह से निकल सकता है, चांसेस है। बट उसने अप्लाई करना चाहिए। अगर डर गया वो, एंजाइटी, डर को एंजाइटी कहते हैं, अगर डर गया वो पानी में तो भी हो सकता है कि वो डूब जाए। अगर थोड़ा सा भी उसने सोचा, दिमाग लगाया कि नहीं मैं निकल सकता हूँ,
थोड़ा सा हाथ पैर मारूं तो वो आराम से इस फोर्स की वजह से निकल सकता है। बट अगर वो, उसके लिए क्या होना पड़ेगा उसे, मैंने क्या बोला था, अगर दलदल में फंस जाओ तो क्या उपाय करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। अगर ऐसे रहे तो दलदल में सीधे ही धंसते जाओगे। वही फंडा है कि बॉयंसी फोर्स तभी ज्यादा अप्लाई होगा जब हम लोग इस पोजीशन पे रहेंगे, ना कि इस पोजीशन पे। समझ में आया? जितना बड़ा सरफेस एरिया हमें इससे मिलेगा उसकी वजह से हम लोग तैर पाते हैं। कभी खड़े खड़े नहीं तैरता कोई, ज्यादा से ज्यादा लेटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब इसकी वजह से होता है, बॉयंसी फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ ये इसका बॉयंसी फोर्स का। ठीक है, लिख लो। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है? तो मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। द्रव का वह गुण जिसके कारण, द्रव का वह गुण जिसके कारण, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगता है, उसे प्लावन बल कहते हैं। The force applied on the object in upward direction. Force applied on an object in upward direction is called buoyancy force or buoyant force. Force applied on an object in upward direction. Force applied on an object in upward direction is called buoyant force. तो हमें यही पता है कि हमेशा फोर्स हमें क्या करता है, नीचे खींचता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स। तो ये याद रखना कि एक बॉयंट फोर्स में हमारे पास ऐसा है जो हमें ऊपर फेंकता है। ठीक है, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पानी में जाना चाहिए, वाटर। ठीक है, वाटर में जाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया क्या करता है? तो अगर आप नीचे जाने की कोशिश करोगे तो ये क्या करता है, अपने को ऊपर फेंकता है। ग्रेविटी नीचे खींचती है, बॉयंट फोर्स ऊपर फेंकता है। बस इतना कंसेप्ट है इसका। ठीक है, और यही फंडा सब लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग? पनडुब्बी में। पनडुब्बी जो सबमरीन, ठीक है, उसके साथ साथ हमको तैरना है तभी भी यूज करते हैं। प्राणी को तैरना, देखो हमसे भी अच्छा प्राणी तैर लेते हैं, हमसे भी अच्छे प्राणी तैर लेते हैं, खासकर हाथी। आप वेट देखो, साइज देखो, बट उनका सरफेस एरिया देखो कितना बड़ा रहता है, इस तरीके से तैरते हो। तो बॉयंसी फोर्स उन्हें सबसे ज्यादा बाहर फेंकता है, इसलिए बड़े बड़े नदी तालाब को पार कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया बनाओगे उतना अच्छे से तैर पाओगे। अगर खड़े हो गए तो ऑटोमेटिकली आप नीचे जाओगे। ठीक है, तो ये बॉयंसी फोर्स हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये पता है, ये डेंसिटी की वजह से इफेक्ट करता है, इसकी वजह से ही हमें बाहर करता है, और डेंसिटी की वजह से ही हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं। यहाँ की डेंसिटी बढ़ गई तो हम जम जाएंगे, डेंसिटी बढ़ गई है तो हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, एक है इसलिए पार कर देते। क्यों चल नहीं पाएंगे? इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारे जाने के लिए। पानी पर उतने अच्छे से चल पाते हो क्या? क्यों? पानी के अंदर चल के देखो, अगर यहाँ तक पानी भरा है तब चल के देखेंगे तो दौड़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट एयर में जोर से भाग सकते हैं, तो यही फंडा है। और इसीलिए शिप की स्पीड बहुत कम होती है, शिप की स्पीड बहुत कम होती है, जहाज। ठीक है, और उसे मेजर करते हैं नॉट में, KNOT। यह है आपका आंसर।
उसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं? नॉट में, KNOT। शिप की स्पीड किस में मेजर करते हैं हम लोग? नॉट में। अभी टाइटैनिक क्यों डूबा? टाइटैनिक क्यों डूबा होगा? क्या वजह होगी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया? ऐसा कुछ था क्या? वो पिक्चर का मत सोचो, है वो पिक्चर अलग बनता है, ठीक? ध्यान नहीं दिया की बात नहीं, उनके पास ये वाली सिस्टम नहीं थी तब। ठीक है, जो होता है सुन लो, KNOT ये जो है ये लेंथ मेजर करती है कितने स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, जैसे हमारे मीटर पर सेकंड होता है। और ये जो चीज है ये पानी की डेप्थ मेजर करती है, ठीक है, ये पानी की डेप्थ मेजर करती है। सी नेविगेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये डेप्थ मेजर करने के लिए सोनार यूज करते हैं हम लोग और स्पीड के लिए नॉट यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे। कंडीशन ऐसी भी आएगी कि हम लोग शिप की स्पीड मेजर करने के लिए क्या क्या यूज करते थे। तो 1 2 तीसरा रहेगा रडार, चौथा रहेगा स्पीडोमीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? और डेप्थ पूछा तो ऐसे ही अगर शिप की जगह अगर एरोप्लेन आ गया तो क्या करेंगे हम? रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग इसे यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? और ये तो आपको पता है स्पीडोमीटर, इसे ऑडोमीटर भी कहा जाता है। हमारे गाड़ी में जो लगा होता है ना उसे ऑडोमीटर कहा जाता है, हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं मेजरमेंट के लिए। ये शिप का डेप्थ कितने ऊपर में, ये चीज ना होने की वजह से टाइटैनिक डूबा था। अगर मुझे पता चल जाता कि डेप्थ में कहाँ तक जा रहे तो नीचे वाला बर्फ नहीं लगता था, तो फूटता नहीं था। ये तो था, स्पीड तो पता ही थी। ये होता है एरोप्लेन के लिए। एयर में रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए एरोप्लेन बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है और शिप धीरे 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 जाता है। फिर खर्चा क्या है? खर्चा क्यों एरोप्लेन से जाने में ज्यादा खर्चा क्यों होता है और शिप से कम क्यों होता है? ज्यादा स्पीड है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, टाइम बचाता है, ठीक है। सेकंड, शिप, और उसके ऊपर से मरने का खतरा ज्यादा रहता है। भले मरने का खतरा ज्यादा रहे, पर अभी तो इतने सेफ्टी मेजर्स आ गए तो रुक जाते हैं, बहुत कम ही रेयर ही एरोप्लेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। बट जहाज में कैसा रहता है? बनाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, रेडीमेड है हमारे पास रास्ता रेडीमेड है। शिप भी धीरे धीरे जा रही है आराम से, अगर कहीं बंद भी हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एरोप्लेन का इंजन ऊपर में बंद हो गया तो डायरेक्ट क्रैश हो जाओ। शिप का इंजन बंद हो गया, कुछ नहीं, अल्टरनेट अरेंजमेंट करने तक रुक सकते हैं हम लोग एक जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जमीन पे तो मैंने रुका ही है ना, डूबेगा तो नहीं वो, क्योंकि डेंसिटी कम है, पानी से डेंसिटी कम है जहाज की, ठीक है। तो ये फंडा होता है, तो ये कंपैरिजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये हमेशा पूछता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? नाम बहुत बार सुना है, क्या होता है नहीं पता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में फर्क होता है ना। ये जो पाल होता है PAL, ये हमारे होते हैं HM हेडमास्टर, और पल ये सिद्धांत है। ठीक है, याद रखो। पाल, लाल बाल पाल में से पाल है तो वो हमारा होता है HM हेडमास्टर, और प्रिंसिपल है सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है। तो ये होता क्या है ये बता देता हूं मैं। आपको आपका वेट मेजर करना है, ठीक है, आपको आपका वेट मेजर करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या करेंगे, मशीन में पैसे डालेंगे और वेट मेजर करेंगे। एक ऐसी भी मशीन आती है जिसमें वो कांटा दर्शाता है, वेट मशीन। पर ये दोनों चीजें नहीं है हमारे पास, तो कैसे मेजर करेंगे वेट? तो ये बताया था हमारे दोस्त आर्किमिडीज ने, ठीक है। ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। तो उसने क्या किया, एक टैंक लिया, ठीक है, टैंक लिया, एक हाइट तक उसने पानी भरा। समझ लो टैंक है 20 मीटर का, उसने 10 मीटर तक पानी भरा। हाइट कितने मीटर का है? 20 मीटर का, उसने 10 मीटर तक पानी भरा। और यहाँ पे स्केल लगाई होंगी, इसीलिए उसको पता है ना, स्केल ही लगाई होगी ना, जमीन से यहाँ पे स्केल लगा दी। तो उसको अपना वेट मेजर करना था, उसको अपना वेट मेजर करना था। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मास आता है, केजी आता है प्रेशर का? अरे कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा? क्या है? छोड़ो, इधर है। अभी क्या किया इसने, टैंकर में पानी भर दिया 10 मीटर तक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर गोल होगा तो ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो कितना बाय कितना पानी भरा होगा? 10 इंटू स्क्वायर बॉक्स है, 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर। तो इससे क्या मिला है हमें? एरिया मिल गया। थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ नहीं डिफिकल्ट नहीं है। कहने के बाद यही है कि इसमें फिर खुद को कूद जाता है, खुद वो कूद जाता है वहां पे। अभी उसको एरिया मिल गया, हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। सिंपल सी बात है, ये देख लो, एक टैंक था 10 बाय 10 का, ऊपर में भी उसने 10 मीटर तक पानी भर दिया। तो इतना वॉल्यूम हो गया वाटर का, 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर। इसमें किसको डाउट है? अभी वो उसमें कूद गया, तो कूदने के बाद क्या होता है? पानी हमेशा ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा, यहां तक आ गए, समझ लो 12 हो गए। तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, सिर्फ हाइट चेंज होगी। ये तो सेम ही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ तो मिलने वाली है ही नहीं। तो ये 10 10 और 10 का कन्वर्शन किसमें हो गया? 10 10 और 12 में, 10 10 और 12 में। तो कितना वॉल्यूम बढ़ा? पहले इतने था, अभी इतना हो गया, तो कितना बढ़ा? 2 मीटर से वॉल्यूम बढ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, ये होता है उसका मास। और कैसे होगा? ये क्या है? मीटर क्यूब। मास किस में रहता है? केजी में। तो ये इसके साथ कैसे रिलेटेड है? कौन सा पैरामीटर है जो दोनों को रिलेट करता है? कौन सा पैरामीटर है जिनको रिलेट करता है? ये सुने हो? ये सुने हो? ठीक है।
अभी ये कितनी है वाटर की? गुड, ये 1000। ठीक है, ये निकालना है हमें केजी, ये गिवन है। समझ में आया? तो ये इसको मल्टीप्लाई करके उतना केजी उसका मास रहेगा। इतने नहीं होते, वो एक 0.1 mm 2 mm में बढ़ता है, बट एक कहने का मतलब यही था कि अगर किसी वस्तु का हमें केजी में मास जानना है तो उसे क्या कर देंगे, पानी में डुबा देंगे। जितना पानी बाहर आया, लेवल से जितना पानी बाहर आया उतना ही उसका मास होता है। ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था। पहली बार इसने ये साबित किया था। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक वस्तु फेंक दी, इससे इसका 2 मीटर हाइट बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया। इतना बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मास, तो कितना मास मिला है ये आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? इसमें हम लोग कितना मास फेंक सकते हैं? 2 × 10⁵ kg। तब ये कितना बढ़ेगा? 2 मीटर तक बढ़ेगा। समझ में आया? नहीं समझा? पानी के टैंकर में अगर 1 किलो का पत्थर डालो, उसका स्क्वायर बॉक्स ले लो आप, ठीक है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का भी ले लिया तो चलेगा। एक पत्थर डालो लोहे का, 1 केजी का भी डाल दिया तो भी चलेगा। जैसे 1 केजी का डालोगे आप, वो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो जितना ऊपर आया पानी वही उसका क्या है? मास है। बस इतना ही है उसका कंसेप्ट। ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। तो हमारे पास अगर कांटा नहीं है तो खुद को एक अंकी में डाल दो, जितना पानी ऊपर आएगा उतना तुम्हारा बॉडी का मास रहेगा, तो वो ऐसे निकाल जाता है। समझ में आया? तो ये आर्किमिडीज ने बताया था। और ये प्रिंसिपल आर्किमिडीज का हर जगह पे यूज होता है, पनडुब्बी बनाने में, ठीक है, इवन तो हाँ, इसका डेफिनेशन हिंदी में बताता हूँ पहले। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक है ना, आंशिक आ के ऊपर टिम्ब शीक, आंशिक रूप से डूब जाती है, तो उसके बारे में कुछ कमी प्रतीत होती है, तो उसके बारे में कुछ कमी प्रतीत होती है, उसके बारे में कुछ कमी प्रतीत होती है। यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इंग्लिश में बता दो, व्हेन ए पार्टिकल इज डीप in a liquid partially or fully, when a particle is deep partially or fully in a liquid, when a particle is deep, D-E-E-P, deep, partially or fully, आधा अधूरा या पूरा, ठीक है, partially or fully, some
some liquid get removed, some liquid get removed, that removed liquid weight is equal to weight of the particle. Weight removed, that removed weight is equal to weight of the particle. That removed weight is called weight of the particle. ठीक है, तो ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये चीज है। तो मैंने बताया कि कितना वेट डुबा सकते हैं हम लोग, इतना, अगर इतना राइज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग हमारा बॉडी का मास भी निकाल सकते हैं। ये एरिया बहुत बड़ा था इसलिए वो इतना आया, एरिया छोटा से रहेगा 10 मीटर, और 10 मीटर में इतना होता है 10 मीटर में। तो एक स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ। बट हमारा हम मेजर करेंगे तो ये छोटा सा ही लेंगे, 1 मीटर बाय 1 मीटर का डाका, तो उसमें हमें वेट हमारा लगभग 50-60 kg के आसपास मिल जाए, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो एक तो वेट मेजरमेंट में आपके हो जाता है, दूसरा हंस क्या करता है पता है? पवन हंस, राजहंस पक्षी है, नाम तो पता होगा ना। अरे बगड़ा जैसा रहता है ना, उससे बड़ा रहता है और दिखने में खूबसूरत रहता है, व्हाइट कलर का। उसकी उसकी टेंडेंसी रहती है, वो क्या कर देता है, वाटर और दूध को अलग कर सकता है। यानी दूध और वाटर एक साथ मिलाए हैं तो वो दूध पी सके, वाटर छोड़ सकता है, ठीक है। तो उसमें ये उनकी कंडीशन की वो घनता चेंज देखते होगा, भले इनकी आसपास ही घनता आती है इसलिए वाटर को दूध में मिला सकते हैं, इनकी घनता लगभग आसपास आती है। बट ये चेक करना है हमें कि कितना पानी डाला है हमारे दूध में, हमारे दूध वाले ने, तो ये इससे मेजर करते हैं, इसे लैक्टोमीटर। तो दूध पानी में चेक करने के लिए किसे यूज किया जाता है? लैक्टोमीटर। वाटर चेक करता है कितना, और दूसरा जो मिल्क चेक करता है। तो वाटर चेक कर लिया या मिल्क चेक कर लिया, दोनों चेक कर सकता है, ये डेंसिटी चेक करता है उसकी, ठीक है, समझ में। एक तो देखो 100 में अगर 50 वाटर है, 50 मिल्क है, ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना। दोनों में से एक ही चेक करोगे ना, कि दोनों चेक करना है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर में भी यूज होता है, और ये किसके प्रिंसिपल से चलता है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से, समझ में आया? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से ये चलता है लैक्टोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर में भी होता है, शिप बनाने में भी होता है, शिप, सबमरीन्स, ठीक है। उसके बाद में एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन लेते हैं, फिर डेंसिटी कर लेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन म्हणजे प्लवन का नियम। ठीक है, तो ये भी इसका एक पार्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसमें क्या होता है, तो अगर हम लोग तैर रहे हैं, अगर हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। और हाथ पैर हिलाते तो क्या होगा? पानी के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे कि हम ऊपर ही रहे, ठीक है। एक तैराकी की बात कर रहा हूं मैं,
हम लोग नदी में नहीं जाएंगे, नदी नालों में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर है, ठीक है। पर तैरना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हैं, स्विमिंग पूल है, यहाँ पे तैर रहे हैं, ठीक है। तैरते वक्त हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। भले ही हमें सामने नहीं जाना है, जगह पे ही रहना है, तभी भी हम एक फोर्स ऐसा अप्लाई करेंगे कि हम हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें दो फोर्सेस अप्लाई होती है। हमने लगाया हुआ पाउ बल और दूसरा कौन सा? बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स और हमने लगाया हुआ बल, ये दोनों, ठीक है, फोर्स बाय मी, ये दोनों किसको इक्वल रहते हैं? ग्रेविटी को रहने ना, तभी हम एक जगह पे संतुलित रह पाएंगे। कहने का मतलब समझ गए कि हमें क्या बोलना चाहते हैं? बायंसी फोर्स और हमने लगाया हुआ फोर्स, इन दोनों को संतुलित करता है ग्रेविटी फोर्स, इसीलिए हम पानी के ऊपर तैर सकते हैं। यह है लॉ ऑफ रोटेशन। समझ में आया? इजी है कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है इसमें। ग्रेविटी को यही दो चीजें अपोज करती है। अगर इन दोनों में से एक भी छोड़ दे हम, ये कम हो गया या फिर ये कम हो गया, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ग्रेविटी। तो हम क्या होंगे? नीचे में सिंक हो जाएंगे, नीचे में सिंक हो जाएंगे। ये दोनों में से कौन सा भी फोर्स कम हो गया तो हम लोग नीचे में सिंक हो जाएंगे। समझ में आया? तो यही होता है नियम इसका, लॉ ऑफ रोटेशन। संतुलित अवस्था में तैरने पर, संतुलित अवस्था में तैरने पर, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर, वस्तु अपने भार के बराबर, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठीक है, ये क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल है? सिंपल, कि जितना भार होगा उतना ही ऊपर जाएगा। और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ठीक है, बॉयंसी यानी उत्प्लावन होता है। बॉयंसी या उत्प्लावन बल होता है, या फिर वस्तु का भार होता है। बॉयंसी या उत्प्लावन होता है, वस्तु द्वारा हटाया गया भार, द्रव का भार, बॉयंसी या फिर उत्प्लावन होता है। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक? किसी को कुछ भी डिफिकल्टी है क्या आज के इसमें? बताओ। अच्छा, इंग्लिश में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा है ना, तो पहला सेंटेंस है। तो फ्लोटेशन के लिए, फॉर फ्लोटेशन वी रिक्वायर्ड बायंसी फोर्स एंड, फॉर फ्लोटेशन वी रिक्वायर्ड बायंसी फोर्स, फॉर फ्लोटेशन स्विमिंग करने के लिए, फॉर फ्लोटेशन वी रिक्वायर्ड buoyancy force that is equal to, buoyancy force that is equal to weight removed by liquid। और ये डायग्राम बना दो, ये आपको डायग्राम में ही समझ में आएगा। ग्रेविटी इक्वल टू बायंसी फोर्स होता है प्लस फोर्स अप्लाई बाय यू, लिखना भी नहीं है, मैं भी लिख सकते हो आपके। यानी कि दो फोर्सेस की वजह से हम पानी पर तैर सकते हैं। इनमें से दो में से एक भी हटा दिया मैंने तो सीधा सिंक हो जाएगा। तो ये लिक्विड का फोर्स होता है, ये हमारा अप्लाई किया हुआ फोर्स। बिना हाथ पैर मारे तो निकलोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, ये भी फोर्स है।
बायन फोर्स प्लस ह्यूमन फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स। तो ये कब होता है? फ्लोटेशन में। हर जगह यूज नहीं होगा, ये सिर्फ फ्लोटेशन में यूज होता है जब हम स्विमिंग करते हैं। हाँ यही है, हाँ यही लिखा है ना नीचे, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके बाद के हमारे है फिर डेंसिटी पे चलेंगे। डेंसिटी इजी है, वही है डेंसिटी m/v²। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।